हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्या लिखूं कि जो दूसरी वीडियो है वो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्या लिखूं। पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी द्वारा कृत ये निबंध है, जिसमें निबंध लिखने की समस्या उसकी किस तरह से लिखा जाता है इस विषय में जो है इस प्रस्तुत निबंध में बताया गया है। तो एक वीडियो इससे पहले बनाई जा चुकी है, कुछ पार्ट का पाठन उसमें किया जा चुका है, जो शेष बचा है उसका पाठन मैं अब करूँगा। बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर लेखक जो है स्वतंत्र भाव से लिखने के पक्ष में है निबंध को। उनका कहना है कि निबंध लिखे जाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी जो है बंदिशें नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र भाव से जो है, जैसा हम अपने मन से, अपने अनुभव से, अपने भावों से संसार को देखते हैं, महसूस करते हैं, हमें अपने विषयों पर उसी के आधार पर निबंध का लेखन करना चाहिए। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनसे एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाएं की पूर्ति कर डाली। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ठेले से 2 चिड़ियाँ मार लूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक के पास 2 विषय हैं। एक तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरा समाज सुधारक। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। आपने देखा होगा कि अगर ढोल को बजते हुए पास से सुना जाए तो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ लगती है, वो आनंद की जगह पर पीड़ादायक हो जाती है। जब ढोल के पास बैठे हुआ लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से
पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, शंका और विषाद से युक्त हृदय में कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव और प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है, अर्थात दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। कहने का तात्पर्य यह है, तरुण अर्थात जो नवयुवक संसार के संग्राम से अर्थात जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे, उनको अभी जिन्होंने नहीं जाना है उनके लिए संसार बहुत ही मोहक प्रतीत होता है। जो व्रत हो गए हैं, अपनी बाल्य अवस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखदायी लगती है। परंतु जब जो व्यक्ति व्रत हो गए हैं उन्हें अपनी बाल्यावस्था और युवा अवस्था की जो यादें हैं वो जब वो उनका विचार करते हैं तो वो उन्हें बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं। वे अतीत का स्वप्न देखते हैं और उन्हें अपने अतीत की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें अपने अतीत की यादों में ही खोए रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। तरुण हमेशा भविष्य की बातें करते हैं और तरुण हमेशा अपने अतीत की बातें करते हैं। तरुण हमेशा अपने भविष्य की बातें करते हैं, वृद्ध हमेशा अपने अतीत की बातें करते हैं। वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है, वर्तमान के समय से दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं। वर्तमान में ना ही तो वृद्ध और ना ही किशोर, दोनों ही लोग वर्तमान से असंतोष रखते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी अर्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव-गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है ना सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है, जो कल्पनाएं, जो स्थितियां आज सही हैं, आने वाले भविष्य में हो सकता है वे गलत हो, निरर्थक हो, उनके स्थान पर दूसरी प्रवृत्तियां अपना जन्म लेंगी। यही निरंतर प्रगति का, सुधार का मार्ग होता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। जो आज के तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों, बड़ी ही स्पष्टता के साथ पद्मनाभ पुल्लालाल बख्शी जी ने अपने इस निबंध में क्या लिखूं में दोनों ही निबंधों पर अपना जो सुझाव था वो प्रस्तुत किया। और कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में जो
नवयुवक होते हैं वो हमेशा भविष्य की ओर अपने आप को प्रस्थमान रखते हैं, भविष्य की सोचते हैं, वर्तमान से उन्हें हमेशा कष्ट ही लगता है। इसी प्रकार से जो वृद्ध हैं वो अपने अतीत को ही बेहतर मानते हैं, वर्तमान से वो भी रुष्ट रहते हैं और निरंतर वो लोग इसी काल में स्वप्न देखते रहते हैं कि कब हमारा अतीत जो है वर्तमान में आ जाए और तरुण कब हमारा भविष्य जो है वर्तमान में आ जाए, और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और ये सोच कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज ये पाठ में समाप्त करता हूँ। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।